हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? साइकोलॉजी का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि दिसंबर 2018 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए, उसका जो है साइकोलॉजी सेक्शन आज मैं आपको जो है कवर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी वीडियो से आपके बनेंगे, अगर आप जो है लास्ट तक जो इस वीडियो में आप बने रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। बाकी साइकोलॉजी की दूसरी वीडियो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी का, वहां पे जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बुद्धि का स्पेयरमैन परिभाषा में जी कारक है। आज की जो ये वीडियो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों का जो है यह रोना है कि मैं जो है इंग्लिश में आपका नहीं बताता हूँ, तो आज मैं कोशिश करूंगा। वैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बाकी मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा आपके जो दोनों क्वेश्चन आपकी पढ़े जाए। द फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, ये बात की गई है। तो आपके जो है स्पेयरमैन द्वारा आपकी जो थ्योरी दी गई है उसमें जो है बात की गई है कि आपका जो जी फैक्टर है वो किसको जो है डिफाइन करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास जेनेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपका है आनुवंशिक बुद्धि। दूसरा है जनरेटिव आपका इंटेलिजेंस, यानी कि उत्पादक बुद्धि। तीसरा है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि सामान्य बुद्धि। और चौथा है आपके पास ग्लोबल इंटेलिजेंस, यानी कि वैश्विक बुद्धि। अब देखिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हर प्रश्न का 30 प्रश्न है, 30 के हम जो 100 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन 30 के कैसे बनेंगे अभी आप देखते चलिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है कि आपका जो है स्पेयरमैन की बात की गई है। स्पेयरमैन की जो आपकी थ्योरी है, आपकी जो जी फैक्टर है वो किसको जो है दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपके जनरल इंटेलिजेंस को। सबसे पहली बात है स्पेयरमैन की बात कर रहे हैं हम। स्पेयरमैन का पूछा गया है जी फैक्टर। इसके अलावा है जी फैक्टर किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जी फैक्टर किसने दिया है, ये आपका जी फैक्टर है, ये दिया है आपके स्पेयरमैन ने। इसके अलावा एक और फैक्टर दिया है इन्होंने, एस फैक्टर। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन आप जो स्किप ना कीजिएगा। तो जी फैक्टर एक आपका, दूसरा है एस फैक्टर। तो ये दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर को कहा जाता है टू फैक्टर। हिंदी वाले भी इसको समझेंगे, हिंदी वाले कहेंगे इसको द्विकारक। तो जो द्विकारक सिद्धांत है, यानी कि टू फैक्टर जो थ्योरी है, हिंदी वालों के लिए आपका जो है द्विखंड सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो ये आपका किसने दिया है, स्पेयरमैन ने। इंपॉर्टेंट है ये, आपने दोनों याद रखना है। टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन द्वारा दी गई। कौन कौन से फैक्टर है आपके पास, ये दो कौन से आपके जो खंड है, ये आपके पास जी और एस, यानी कि जी इंटेलिजेंस और एस इंटेलिजेंस। जी इंटेलिजेंस आपका जो है डिफाइन करता है आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस को। ऑप्शन अगर आप सी देखें, अगर आपके पास 2020 का जो दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ उसका टीजीटी आर्ट्स का पेपर है, तो उसको आप साथ में खोलकर देख सकते हैं। जी फैक्टर आपका डिफाइन करता है जनरल इंटेलिजेंस को, वही जो आपका जो एस फैक्टर है यह डिफाइन करता है आपके स्पेसिफिक फैक्टर को। तो ये जो दोनों फैक्टर है ये आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये आपकी स्पेयरमैन द्वारा दी। ये है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। एक है जनरल आपका जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा है आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। हिंदी में अगर मैं बात करूं, एक है आपके पास सामान्य बुद्धि और दूसरी है विशिष्ट। सामान्य बुद्धि आपकी दर्शाती है जी फैक्टर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, और जो आपकी स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि। तो विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि ये दोनों कारक जो है किससे संबंधित है, तो स्पेयरमैन की ये एक थ्योरी है, इससे ये संबंधित है। आई होप इतना काफी होगा ताकि जो है ज्यादा लंबा आपका क्वेश्चन ना बन जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जो आपका अगर मैं बात करूं, द फैक्टर ऑफ जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, तो अब मैंने बता दिया जी फैक्टर आपका किसको स्टैंड कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका जनरल इंटेलिजेंस को। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऑप्शन अगर सी देखे तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है। देखिए क्या है इसमें, तो एक जो 5 वर्ष बताया गया है, 5 वर्ष क्या है उसकी वास्तविक एज है, यानी कि क्रोनिकल एज है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए पहले ही। आपकी जो पहला है क्या है आपका क्रोनिकल एज है, क्रोनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। इसके अलावा जो है क्या क्वेश्चन है आगे, उसकी जो है मानसिक आयु 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष उसकी जो है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बताई गई है। अब आपको जो एक फॉर्मूला भी मैंने बताया है कि आपको जो कैसे जो आप डिफाइन करेंगे किसी भी बच्चे का जो आईक्यू, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। A 5-year-old child mental age is 6 years. Then
हिज IQ विल बी, तो उसका जो IQ क्या होगा। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, मेरे यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आप इसको पॉज कर ले, उसके बाद आप कोशिश करें, यही आपका फॉर्मूला है। कई बार आपको मैंने पहले भी बताया और वन लाइनर की जो मैंने PDF शेयर की उसमें भी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल गया होगा। तो MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए MA/MA क्या है आपके पास, मेंटल एज, तो मेंटल एज क्या है आपके पास 6 ईयर, क्रोनिकल एज यानी कि CA क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास 5 ईयर। मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, तो हम सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे MA/CA, यानी कि मेंटल एज आपकी है 6 वर्ष और आपकी जो क्रोनिकल एज है वो है आपकी 5 वर्ष। इसको मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो इसका कितना बनेगा, तो ये आप देख लीजिए। तो आपका जो है 20, 40, 60, 80, यानी कि अगर आप इसको सिंपल से सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जो एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं तो आपको ये परेशानी हो सकती है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करें तो 20 आ गया और बाद में अगर 6 को आप मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो ये हो गया आपका 120। मैं इतने आसान तरीके से तब बता रहा हूं क्योंकि मुझे खुद भी मैथ नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से जो आप किसी भी बच्चे का IQ निकाल सकते हैं। दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक उसकी वास्तविक आयु, इंग्लिश में कहेंगे क्रोनिकल एज, और दूसरी उसकी जो है मानसिक आयु, जिसे कहेंगे आप मेंटल एज। और फॉर्मूला आपने हमेशा ऐसे लिखना है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी आपका ये देखने को मिल सकता है, तो ये आपका इस तरह भी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके साइंस फील्ड वाले हैं उन सभी को तो ये ऑलरेडी पता होगा, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन हमने 30 कवर करने हैं और कम से कम समय में करने हैं, ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस तरह जो आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ऑप्शन अगर फर्स्ट देखें इसमें तो 120 का जो IQ आपका निकलकर सामने आ जाता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। आपके पास थिंकर दिए गए हैं, एरिक एरिक्सन, आपके पास चार्ल्स डार्विन है, BF स्किनर है, जॉन डेवी है। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके एक ही है जो आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को जो आपको प्रमोट या सपोर्ट करते थे, वो है आपके जॉन डेवी। जॉन डेवी की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो थ्योरीज है वो काफी जो है लर्निंग बाय डूइंग पे इन्होंने जो है काफी ध्यान दिया है। इनकी अलग से थ्योरी है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लिया। जॉन आपकी जो डेवी है इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चाइल्ड सेंटर की इसमें बात की गई है। चाइल्ड सेंटर आपके कौन कौन से थिंकर थे ये आपको मैं जरूर बता देता हूँ। देखिए पहले तो आपके ऑप्शन अगर डी देखे तो जॉन डेवी आपके है। इसके अलावा जो आपके है जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, मारिया मोंटेसरी जो आपकी विधि भी है, ये सभी आपकी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की ओर जो है प्रोत्साहित करते हैं या फिर उसको बढ़ावा देते हैं, इससे ये संबंधित है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश में भी आपको पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू गेट्स, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। आपका जो है मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर में एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ, वो आपका क्या कहलाएगा। अगर आप ऑप्शन इसमें जो सी देखें लर्निंग, तो यानी कि किसी भी चीज को सीखने से आपकी जो आदतों में परिवर्तन होगा, यानी कि आपके जो बिहेवियर में परिवर्तन होगा वो आपकी जो लर्निंग कहलाएगा। ऑप्शन अगर सी देखे तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन आपके डिटेल में बताने वाले हैं मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्नर द्वारा दिया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्नर। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। तो हॉवर्ड गार्नर ने जो आपकी जो कौन सी थ्योरी दी गई थी, ये मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन में कई बार करवाया है और आपको ये पता भी होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसमें से कौन सी जो है आपकी हॉवर्ड गार्नर द्वारा दी गई है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 फैक्टर थ्योरी, 1 फैक्टर थ्योरी ना कहकर मैं इसे कहूंगा सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी क्यों कहूंगा मैं इसको, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड आपके जो है कौन से जो है साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये थे आपके अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने है, उन्हें कहा जाता है सिंगल फैक्टर थ्योरी का जो है जनक। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 फैक्टर थ्योरी की मैंने पहले ही बात करी है। 2 फैक्टर आपको मैंने बता दिया, जी और एस 2 ये फैक्टर थे। स्पेयरमैन ने ये थ्योरी दी। ऑप्शन अगर आप बी देखे, ऑप्शन अगर आप सी देखे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो
तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि हिंदी को भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एक कारक सिद्धांत यानी कि सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड, दूसरा आपके पास है द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने, उसी तरह तीसरा आपके पास समूह कारक सिद्धांत जिसे कहेंगे आप ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ये किसके द्वारा? ये थर्स्टन द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट है, सभी लॉजिक आपको मैं साथ साथ बता के चल रहा हूँ। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे सभी ऑप्शन को लेकर, तो आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा? आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। आने क्वेश्चन यही, अगर आप थोड़े से ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल यही आने वाला। बाकी एग्जाम के बाद आप वापस इस वीडियो पे आइएगा और मुझे बताइएगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके नहीं आए तो मैं पढ़ाना आपका जो है छोड़ दूंगा। अगर आपके पास बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हॉवर्ड गार्नर द्वारा जो है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है? यानी कि बहुप्रतिभा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, उस व्यक्ति को जो है बहुप्रतिभाशाली है, यानी कि उसको जो है गाना भी आता है, नाचना भी आता है, ड्राइविंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है। इस तरह के जो है वो क्या है, क्या कहेंगे आप, इंद्रियकरण। उसको जो है उसकी जो इंद्रिया है इतनी ज्यादा जो कैपेबल है, इतनी ज्यादा जो एक्टिव है कि वो एक साथ जो 2 से 4 काम भी कर सकता है। तो ये आपका जो है, आई होप आप समझ गए, मल्टीपल इंटेलिजेंस से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो उसके पास जो है बहुत सारी प्रतिभा है, इसी कारण जो है इसको जो कहा गया है बहुप्रतिभा सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे बात बहुबुद्धि सिद्धांत ना पूछे, आपसे पूछा जाए बहुप्रतिभा सिद्धांत, तो आपने इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। इंग्लिश में आपका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस ही लिखा होगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? हॉवर्ड गार्नर ने। ग्रुप फैक्टर आपकी थर्स्टन द्वारा, टू फैक्टर थ्योरी की मैं बात करूं स्पीयरमैन द्वारा, सिंगल फैक्टर आपका जो अल्फ्रेड बिन है। आई होप इससे चारों क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या था इसका, कि आपकी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई? तो हॉवर्ड गार्नर द्वारा ये दी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल could be tagline for which of the following। देखिए, ये बात की गई है समावेशी शिक्षा की, तो इसमें ज्यादा मैं समय आपका खराब नहीं करूंगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई कि सभी के लिए जो समान तरह का जो है उनको जो है इन्वायरमेंट प्रदान कराना, ये आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है एक ही पार्ट है। ऑप्शन अगर भी देखिए तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। डिस्कैलिकुलिया नामक अधिकम अक्षमता संबंधित है। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसेबिलिटी नेम डिस्कैलिकुलिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिस्कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, डिस्कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेशन के साथ इसको जो आप दीजिए, और कैलकुलेशन किसमें होगी आपकी? तो ये होगी मैथ में, यानी कि गणित में। तो डिस्कैलिकुलिया किससे संबंधित है? तो ये आपका गणित संबंधी विकार या फिर मैथमेटिकल डिसऑर्डर से ये आपका संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप जो है ऑप्शन सी देखें, रीडिंग डिसऑर्डर, तो रीडिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है? तो लर्निंग डिसऑर्डर में आएगा। तो ये आएगा आपका जो आपका डिस्पेक्सिया है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर अलग से वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में ढूंढनी है आपको, मटेरियल आपको सभी प्रोवाइड मैंने करवाया है, पढ़ना आपका काम है। अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से जो क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास पठन संबंधी मैंने आपको बता दिया, इसी तरह आपका डिस्ग्राफिया भी होता है। डिस्ग्राफिया ग्राफ से आप याद रखेंगे, ग्राफ में पैराग्राफ में आपकी जो राइटिंग स्किल आपकी देखी जाती है, पैराग्राफ राइटिंग, तो राइटिंग स्किल से आपका जो संबंधित है डिस्ग्राफिया जो कि लर्निंग डिसऑर्डर है, वो है लिखने संबंधी। तो राइटिंग स्किल को जो आपका डिसऑर्डर होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वो परीक्षण कहलाता है। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह परीक्षण कहलाता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When a test measures an individual ability consistently and accurately, then that test is known as, तो वो किस तरह का जो टेस्ट कराएगा वो आपका रिलायबल कहेगा। रिलायबल क्यों कराएगा? क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ सर्च है, यानी कि अगर आप जो उस टेस्ट को बार बार भी करेंगे तो आपके सेम आपके जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसके जो रिजल्ट में किसी भी तरह का जो आपके चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, उसको वो एक रिलायबल है, क्योंकि उसको जो है उसने जो है व्यक्ति परीक्षण के आधार पर उसको जो है किया गया है। रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी इज अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे चलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अगर आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको पता है कौन से जो वस्तु टाइप क्वेश्चन आपके कहलाएंगे। ऑप्शन आपके पास दिए गए ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें आई होप ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके, या तो ट्रू और फॉल्स होगा, या राइट और रॉन्ग होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर एमसीक्यू में होगा। यानी कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ
4 ऑप्शन के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके कैसे हो सकते हैं, ये मिलान करने के लिए, मैचिंग के लिए आपके आ सकते हैं। इसके अलावा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह के आपको मैं बता रहा हूँ यही मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो ये एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 है आपके पास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये कहाँ की जानी चाहिए, तो ये आपको जो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताने वाला। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखें तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा, अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो ये समावेशी शिक्षा की ही बात की गई है। जो आपके विकलांग बच्चे हैं उनको भी जो है सामान्य जो स्कूलों में जो है पढ़ने का जो अवसर प्रदान किया जाए। हालांकि उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जा सकती है, उनको आगे बिठाया जाए। उनकी जो अक्षमता है उनको अक्षमता के आधार पर जो उनको थोड़ा सा जो होमवर्क में भी जो है थोड़ी सी कमी दे सकते हैं, या फिर उनको जो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह का जो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का ही एक जो ये मुद्दा है, क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया जाता है। तो यह इस एक प्रकार है। तो ये किसका एक प्रकार है, देखिए, ए कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न बाय अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। देखिए, ये लर्निंग का जो है टाइप पूछा गया आपसे, क्वेश्चन आपके पूछ गया पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए, दो बातें आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि एक जो है विद्यार्थी है उसको जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है उपयोग कर रहा है उन चीजों को, उन अवधारणाओं को जो उसने साइंस की क्लास में सीखी है। लेकिन जो है ये एक आपका जो है ऐसे में एग्जांपल देता हूं कि अगर जो है आपको जो है पुरानी चीज से किसी नई चीज को सीखने में जो है सहायता मिलती है तो वो आपकी होगी पॉजिटिव लर्निंग। तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगी, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी कि जो चीज आपने पहले सीखी है वही चीज आपको नई चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है, वो आपकी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। अब इसमें थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगी, मान लीजिए आपने एक साइकिल सीखा और उसके बाद आप गाड़ी सीखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ना नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, वो बिल्कुल आपका जीरो है। यानी कि वो साइकिल आप अपनी जगह सीख रहे थे और गाड़ी आप अपनी जगह सीख रहे हो। तो साइकिल सीखने से गाड़ी सीखने का जो है कोई भी आपके जो लर्निंग इफेक्ट नहीं होती, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि शून्य अधिगम स्थानांतरण। अगर जो आपने साइकिल सीखा, साइकिल सीखने के बाद आपको जो है मोटर बाइक आप सीखते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है साइकिल सीखने से, आप बैलेंस आप बनाना सीख लेते हैं, तो आपका पॉजिटिव आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगी। इस तरह के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन, ऑप्शन आपके पास दिए गए, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जेंडर डिफरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो आपके पाए जाते हैं, वो बुद्धि में भी आपके पाए जाएंगे, यानी कि इंटेलिजेंस में भी पाए जाएंगे, एटीट्यूड में भी पाए जाएंगे और एप्टीट्यूड में भी पाए जाएंगे। जनरल डिफरेंस ये सभी, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी देखे तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे वो मानसिक तौर पर है, चाहे वो जो है आपकी जो है आकार या फिर उसकी हाइट होगी या फिर उसका वेट हो गया, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे वो मेंटली है या फिर आपका जो फिजिकली है। जितने भी आपके जो आपको साइकोलॉजिकल जो आपका जो है तथ्य है उन सभी के अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह से एक दूसरे से जो है समान नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से आपकी जो है हमेशा भिन्न ही रहते हैं। तो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बालक की मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है। देखिए, अगर मानसिक आयु भी 7 वर्ष है और आपकी जो है मेंटल एज भी 7 वर्ष है और क्रॉनिकल एज भी 7 वर्ष है, तो उन दोनों की जो है क्या कहा जाएगा, उसे किस वर्ग में रखा जाए, ये पूछा गया है आपके पास। क्या वो सामान्य बुद्धि है, यानी कि बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, अबव नॉर्मल इंटेलिजेंस, या फिर जीनियस। देखिए, बुद्धि लब्धि की अगर मैं बात करूं तो 90 से 110 सामान्य बुद्धि लब्धि आपकी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना। लेकिन टर्मल ने जो है सामान्य बुद्धि लब्धि आपकी जो है 100 से 110 के बीच कही है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ वापिस सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110, यानी कि अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु भी वही है और क्रॉनिकल एज भी वही है, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दोनों वही है, तो आपका किस में रखा जाएगा, सामान्य बुद्धि में। तो सामान्य बुद्धि को कहा जाता है नॉर्मल इंटेलिजेंस। विशिष्ट बुद्धि होगी आपकी 140 से ऊपर। इसके अलावा जो है आपके नीचे वो चलते हैं जिन्हें कहा जाता है आपका बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, यानी कि 90 से जिनकी कम होगी वो आपके बिलो में आ जाएंगे। बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस 70 से 90 के बीच ही होता है। तो आई होप आपको, बाकी मैंने ये आपको निकालना बता दिया है किस तरह से आप इसको निकालेंगे। आगे चलते, क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देते क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है।
अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखिए, निम्नलिखित इनमें से क्या एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिफ्टेड लर्नर? तो इसकी जो क्या होती है विशेषता, तो यदि कक्षा की जो गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस करता है या फिर वो आपका जो ऊब भी सकता है। तो ये एक प्रतिभाशाली यानी कि जिनका जो 140 से ऊपर का जो IQ लेवल है, उनकी ये बात की गई है कि अगर उनको जो चुनौतियां नहीं दी जाए, समस्या उनको नहीं दी जाए, तो वो जो क्लास में क्या है वो ऊब सकता है, बोर हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही होगा। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, तो उसकी जो क्या विशेषता है ये आपने डायरेक्ट माइंड में याद रखना है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटी आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। तो ऑप्शन अगर बी देखें तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, TAT इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग। तो ये आपका है TAT जो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, ये किसको मेजर करने के लिए होता है? तो ये आपका पर्सनैलिटी होता है। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, पर्सनैलिटी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। हिंदी में इसको कहेंगे आपका व्यक्तित्व। ऑप्शन फर्स्ट है, बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बाकी स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर ये है 16 और ये 2020 का, दिसंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है TGT आर्ट्स का। इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है कौन सी जो एक्टिविटी ये सत्य नहीं है, तो ये डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द स्टिमुलेशन। तो विकास उकसाने या बढ़ावे की जो है आपकी बढ़ावे से नहीं होता है। ऑप्शन 20 में बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में विकास की गति एक दूसरे से व्यक्ति में अलग अलग होती है। देखिए, विकास की जो गति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस की ये बात की गई है। तो ये किस तरह से होगी, तो ये सिक्वेंटली एंड ऑर्डरली। ऑप्शन अगर डी देखिए तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है, किसी ना किसी स्ट्रीम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये किससे है, तो ये आपका है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हिंदी में इसमें लिखा है आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इसमें दिया हो सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसके द्वारा लिखी गई? द फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी वाज रिटन बाय विलियम जेम्स। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने। और उस बुक का आपसे कई बार हो सकता है नाम पूछा जाए, तो बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। विलियम जेम्स ने ये पुस्तक लिखी है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 यानी कि 1890 में जो ये इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? विलियम जेम्स द्वारा। पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आपकी मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। विलियम जेम्स द्वारा इसको लिखा गया। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये भी एक जो पुस्तक है, ये भी किसी ने लिखी है, हल द्वारा ये लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, शायद ये 2017 के टैट में ये क्वेश्चन शायद देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो आपको फादर ऑफ बिहेवियर आपके JB वॉटसन आपके कहलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, ये हल ने लिखी है। तो बिहेवियर से ही मुझे याद आया कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपके जो है JB वॉटसन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। आनुवंशिकता के असली वाहक यानी कि द रियल कैरिज ऑफ हेरिडिटी। तो रियल कैरिज ऑफ हेरिडिटी आपके कौन होते हैं? तो ये आपके जीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की गई, किसके द्वारा दी गई? या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ऑप्शन अगर देखिए आपके, ऑप्शन है पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और हल। सबसे पहले पेवलोव को पकड़ते हैं। पेवलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो है स्टिमुलस और आपका जो नेचुरल स्टिमुलस, इन दोनों के ऊपर प्रयोग किया था आपके डॉग के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी मैंने अलग से वीडियो क्लास करवाई है, प्लेलिस्ट में आपको जो थ्योरी वाली क्लास मिल जाएगी। अगला आपके पास ऑप्शन दिया गया स्किनर। स्किनर की अगर मैं बात करूं तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी रीइंफोर्समेंट की जो इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया था। अगला है आपके पास थॉर्नडाइक। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये आपके थॉर्नडाइक द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो सिंपलेस्ट आपका जो फॉर्म ऑफ लर्निंग है उसके ऊपर जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि आपको जो बार बार अपनी गलतियों को जो है दोहरा के आप जो धीरे धीरे उन गलतियों को कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका थॉर्नडाइक। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये आपकी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई। इसके अलावा जो आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चले, अगला आपके पास उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। तो ये आपका है द नेम ऑफ थ्योरी विच एडवोकेट सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जो एकदम से सूझबूझ का जो सिद्धांत है आपका, यानी कि इनसाइड थ्योरी, ये आपकी इससे संबंधित है। इसमें अचानक से जो आपको जो आइडियाज आते हैं और उस आइडियाज के द्वारा जो आप समस्या का समाधान करते हैं, तो इनसाइड थ्योरी से संबंधित आपके कॉलर थे। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये प्रत्यक्षीकरण का जो सिद्धांत है उससे भी आपकी ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द टीचर टोल्ड रीता दैट शी इज नॉट अलाउड द
participate in games period as she has not completed her homework. It is example of, यानी कि क्या कह रही है, शिक्षक जो है रीता से कहा कि उसने गृह कार्य अपना पूरा नहीं किया, इसीलिए उसे जो है खेल की जो कक्षा होती है, जिसे आप पीटी का पीरियड भी कहते थे, पीटी के जो पीरियड है उससे जो वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण है किसका है, तो ये आपका एक दंड है उसको, कि उसको जो है खेल से वंचित रखा गया है। अगला प्रश्न आपके पास, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत है? इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल? तो ये आईडी है। इसमें जो है व्यक्ति अपने प्लेजर के लिए, अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने पहले ही बनाई है और मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने कहा है कि इस वीडियो को एक बार देख लो, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये नहीं देखी है, मिनिमम स्टूडेंट नहीं देखी है। अभी इस वीडियो के बाद कितने स्टूडेंट उस वीडियो को देखते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा जरा आपकी कितने लोगों ने इस वीडियो के बाद जो है उस वीडियो को देखा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से इंपॉर्टेंट है। इसमें बाकी के ऑप्शन अगर देखें तो कंसिस्टेंट थिंकिंग आपकी आ गई, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग आ गई, इसके अलावा कन्वर्जेंट आपकी थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी, इसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की ही अपोजिट होता है आपका जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। बाकी जो कंसिस्टेंट थिंकिंग ये आपको पता है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, तो लर्निंग को जो है किससे अलग नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को जो पृथक नहीं किया जा सकता। किससे नहीं किया जाता? ये आपके सोशियो कल्चर जो थ्योरी से रिलेटेड आपके वाइगोत्स्की थे। तो इसमें जो अगर आप ऑप्शन डी देखें तो उसके सामाजिक संदर्भ से, तो ये थोड़े से आपको जो लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका किससे संबंधित था? ये सोशल कॉन्टेक्स्ट से संबंधित था। इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम बिकॉज मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, परसेप्शन एंड अटेंशन प्रोसेस इट्स सोशल कंटेक्स्ट। तो ये आपकी जो है वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज नोन एज, ये किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा एसिमिलेशन। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। और ये एसिमिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है आपका, और कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूं, कॉग्निटिव हो गया आपका, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर। तो ये तीन तरह के डोमेन्स, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इससे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे कवर करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर जो है मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ एक स्टेटमेंट है, किसने दी है? तो आपके वुडवर्थ द्वारा ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वीडियो काफी लंबी लगी है बनने। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है तो ये कौन कौन से? तो मूल्य और विश्वासों का जो अर्जन है, यानी कि एक्वायरिजेशन, वैल्यू एंड बिलीव, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहले आपके पास एक्वायरिंग वैल्यू एंड बिलीव, यानी कि मूल्य और विश्वासों का अर्जन। सेकंड है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सिखाना, यानी कि लर्निंग द कस्टम एंड द नॉर्म्स ऑफ कल्चर। थर्ड है आपके पास समाज के मानदंडों का अनुकूलन, यानी कि आपका जो है एडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स। ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दी हो, तो ऑल ऑफ दी हो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे ने शेषावस्था को कहा है, तो सबसे पहले बात पियाजे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था है पियाजे द्वारा आपकी दी गई है। इसमें जो क्या पूछा गया है कि शेषावस्था को क्या कहा है? इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी 0 से 2 ईयर की होती है। इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने वीडियो में भी बताया है। हिंदी में इसी को कहेंगे आपके संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी जो इसकी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 ईयर है। और इसके अलावा इंग्लिश में इसे कहेंगे प्री ऑपरेशनल से, कई बार मैंने इसको आपको बताया भी है। 7 से 11 ईयर होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, हिंदी में कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से अबव जो आप हो जाते हैं उसे कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहला प्रश्न है कि 4 अवस्थाएं आपसे पूछी जा सकती है कि कितनी एज किस किस की है। दूसरी बात है कि किसने दी है? ये चारों दी आपकी जीन पियाजे द्वारा। तो ये किससे संबंधित है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे द्वारा बताई गई है। तो ये क्वेश्चन पूरे आपके 30 हो गए। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि बेहतर आपको जो है प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की इस जो क्लास में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मैं जो दूसरे क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ सॉल्व कर सकता हूं। बस आपके लिए एक टारगेट है। टारगेट क्या है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर ये ज़्यादा आपकी जो है स्टूडेंट इसके ऊपर जो है आपके कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके साथ जो जुड़ते हैं, अधिक जो इसमें व्यू आते हैं कंपेरिजन पिछले कुछ दिनों के,
तो आपके लिए जरूर इस तरह की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपका काम है अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी आपका जो है, इसके अलावा जो है आप जो है अपने जो एजुकेशनल ग्रुप है उसमें भी जो है इस वीडियो को आप डाल सकते हैं। अगर आपका जो पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा आपके लिए जो है रेगुलर इस तरह की क्लासेस अवेलेबल है। बाकी मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ, मैं दावा करता हूँ हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी कोचिंग सेंटर, चाहे आप जो कोई पेड आप कोर्स पेड कर लीजिए या फिर आप जो कोचिंग सेंटर में आप जाकर वहां पढ़िए, इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। इतनी चीजें जितनी मैंने आज इस वीडियो में कवर की है वो चीजें आपको जो है धीरे धीरे 8 से 10 दिन में वो लोग करवाते हैं और बाद में आपसे पैसे भी लेते हैं। आपको ये सभी मटेरियल फ्री में मिल रहा है। आपके लिए और भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बाकी उम्मीद है आप जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही जो वीडियो के फर्स्ट में और लास्ट में जो एड्स आती है प्लीज उन्हें आप स्किप ना करें। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। हर रोज आपके लिए डेली 9 बजे क्लास आती है। आज ये संडे था, आज ये क्लास आपको संडे को ही मिल जाएगी। कोशिश करेंगे आज शाम को 5 बजे आपको ये क्लास मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।